और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनुष्य के प्रारंभिक जीवन के शुरुआत के बारे में, कि मानव जीवन का विकास कैसे हुआ। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेखन कला एवं शहरी जीवन के बारे में। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। कि विश्व में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत वर्तमान इराक गणराज्य के दजला, जिसको टिग्रिस और फरात नामक दो नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या जैसी विधाओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। अब देख लेते हैं मेसोपोटामिया के बारे में कि मेसोपोटामिया में क्या क्या चीज़ें थी। कि मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है। किसे? मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि दो नदियों के जल की भूमि। जैसे पंजाब है तो 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसे पंजाब कहते हैं। उसी तरह से मेसोपोटामिया भी है, जो दो शब्दों यूनानी दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन सा? मेसोस और पोटेमोस, जिसका अर्थ दो नदियों के जल की भूमि। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मेसोपोटामिया का अत्यधिक महत्व है। यहाँ पर खुदाई की शुरुआत 1840 के दशक में प्रारंभ हुई। उरूक और मारी जैसे मेसोपोटामिया स्थलों पर उत्खनन कार्य कई दशकों तक जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में। इसमें बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य होता है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे हुए तथ्यों को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भागों को मुख्यतः शहरीकृत होने के कारण अभिलिखित इतिहास के आरंभ काल में सुमेर और अक्कद कहा जाता था। ये जो मेसोपोटामिया का दक्षिण भाग होता था वो मुख्यतः शहरी होता था, और इसे आरंभिक काल में सुमेर या अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के पश्चात यहाँ बेबीलोन नामक शहर ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। बेबीलोन के महत्वपूर्ण होने के कारण मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा, और 1100 ईसा पूर्व से असीरियाइयों द्वारा उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लेने पर इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। इस क्षेत्र की भाषा सुमेरी या सुमेरियन थी। अब देख लेते हैं मेसोपोटामिया के अतीत को खोजने के प्रयास। 1873 में ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का उद्देश्य मेसोपोटामिया की एक ऐसी पट्टिका यानी टैबलेट की खोज करना था, जिस पर बाइबल में वर्णित जल प्लावन यानी बाढ़ की कहानी का अंकन था। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवशूद्र या उतना-पिष्टिम कहा जाता था। जीवशूद्र मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य के मुख्य पात्र हैं। बाइबल में वर्णित कहानी के अनुसार जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, लेकिन जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना था। 1960 के दशक तक बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अपने ढंग से अभिव्यक्त करने के कारण सही नहीं रही। कुछ समय पश्चात पुरातात्विक तकनीकें अत्यधिक उन्नत हो गईं, जिससे साधारण लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। फलतः बाइबल की कहानियों की सच्चाई को सिद्ध करने का कार्य गौण हो चुका था। मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में देखें तो मेसोपोटामिया भौगोलिक विविधताओं से संपन्न देश है। मेसोपोटामिया का पूर्वोत्तर भाग हरे भरे ऊंचे नीचे मैदानों तथा विच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में विस्तृत है।
इसके उत्तरी भाग में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब ये अगर क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया में किस तरह के घास पाए जाते हैं, तो इसके उत्तरी भाग में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। पूर्व में स्थित दजला नदी तथा इसकी सहायक नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का कार्य करती हैं। इसका दक्षिण भाग रेगिस्तानी है और यही वह स्थान है जहां पर सर्वप्रथम नगरों एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। मेसोपोटामिया में कृषि और सिंचाई व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि क्या थी यहाँ की कृषि और सिंचाई व्यवस्था। इराक के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेती की शुरुआत लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। कब हुई खेती की शुरुआत? 7000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। दजला और फरात नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी शहरों के लिए लाभदायक होती थी, क्योंकि जब इन नदियों में बाढ़ आती थी तब इसके पानी को सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था, जिससे उपजाऊ मिट्टी खेतों तक आसानी से पहुंच जाती थी। फरात नदी की धाराएं सिंचाई के लिए नहरों का कार्य करती थीं, क्योंकि फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद विभिन्न धाराओं में फैल जाती थी। हालांकि इन धाराओं में कभी कभी बाढ़ भी आ जाती थी। गेहूं, जौ, मटर तथा मसूर की फसल की सिंचाई इन नहरों के द्वारा की जाती थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया में खेती से अधिक उपज होने के कारण इनकी चर्चा रोम सहित सभी पुरानी सभ्यताओं में हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल के लिए आवश्यक वर्षा का अभाव था। प्राकृतिक कारणों से दजला फरात नदी में अत्यधिक बाढ़ आ जाने से दक्षिणी मेसोपोटामिया की फसलें डूब जाती थी और कभी कभी धाराओं का रास्ता बदल जाने से खेत भी सूख जाते थे। फिर देख लेते हैं मेसोपोटामिया में पशुपालन की व्यवस्था कैसी थी। तो मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका के लिए अच्छा साधन था, क्योंकि यहाँ स्टेपी घास के मैदान थे। स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर खेती के साथ साथ भेड़ बकरियां भी पाली जाती थी, क्योंकि ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे। पशुओं से दूध, मांस, ऊन तथा वृक्षों से खजूर आदि प्राप्त होते थे, लेकिन इससे यह बात सिद्ध नहीं होती है कि शहरों का विकास पूर्णतः ग्रामीण समृद्धि पर निर्भर था। इसके विकास के अन्य कारकों ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो ये रहा इसका पार्ट 1। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, और आप लोग इन सब के जवाब अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का उल्लेख क्या है। ये तो डिटेल में प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ के विद्वान और यात्री मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर देख लेते हैं आगे कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण के बारे में। मेसोपोटामिया का शहरीकरण लगभग 3000 ईसा पूर्व कांस्य युग के आसपास मेसोपोटामिया में नगर निर्माण प्रारंभ हो गया था। इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया में सत्ता, व्यापारिक मार्गों तथा जमीन के लिए संघर्ष करने वाले नगर राज्यों की संख्या बढ़ गई थी। हालांकि यहाँ जनसंख्या अधिक नहीं थी, फिर भी बड़े शहरों केंद्रों में अपवाद के रूप में आबादी एक स्थान पर ही केंद्रित थी। उर, सुमेर, बेबीलोन आदि मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर थे। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व क्या था कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण के परिणाम स्वरूप शहर न केवल बड़ी संख्या में लोगों के रहने का स्थान बन गया, बल्कि अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां सहायक स्थल की भूमिका निभाने लगी। अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियों का विकास होने से जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगा तथा धीरे धीरे कस्बों का निर्माण होने लगा। कस्बों में इकट्ठा होने से लोगों को खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों का अवसर मिलने लगा। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की विशेषता पत्थर पर नक्काशी उकेरने तक सीमित थी। वे व्यापार नहीं करना जानते थे, परंतु शहरीकरण के पश्चात उन्हें श्रम विभाजन का लाभ मिला। श्रम विभाजन वर्तमान में भी शहरी जीवन की एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली है। श्रम विभाजन का मतलब ये होता है कि सभी लोग अपने अपने अनुरूप काम शुरू कर दें, फिर जैसे जो भी जिस काम में पारंगत है वो उस तरह के काम शुरू करें। शहरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर एवं लकड़ी जैसी आवश्यक वस्तुएं विभिन्न स्थानों से ईरान, तुर्की आती थीं, जिसके संग्रह और वितरण के लिए अनाज एवं अन्य खाद्य पदार्थ सामाजिक संगठन
संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता थी। ये सब शहरीकरण के कारण ही संभव हुआ। शहरीकरण के पश्चात संपूर्ण हिसाब किताब को लिखित रूप में रखा जाने लगा। शहरों में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति गांवों से होती थी तथा जिसके लिए शहरों को मुख्यतः संग्रह तथा वितरण की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो ये रही बात शहरीकरण की। अब देख लेते हैं मेसोपोटामिया के शहरों में माल का आवागमन कैसे होता था। पशुओं द्वारा माल का आवागमन करना बहुत ही कठिन एवं खर्चीला होता था तथा इसमें समय भी अधिक लगता था। इसलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने परिवहन के लिए जल मार्ग का चुनाव किया था। तो मेसोपोटामिया के लोग आवागमन के लिए या माल ढोने के लिए किसका प्रयोग करते थे? जल मार्ग का। यह सस्ता एवं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन था। नॉर्वे यानी बजरे अनाज के बोरों से लदी होती थी जो नदी की जलधारा में हवा के वेग के समान चलती थी। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों तक आसानी से पहुंच जाती थीं। जल मार्ग की महत्ता को देखते हुए फरात नदी को उस समय विश्व मार्ग का दर्जा प्राप्त था। तो किसको विश्व मार्ग का दर्जा प्राप्त था? फरात नदी को। आयात निर्यात के बारे में अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन की प्रचुरता थी, लेकिन खनिज संसाधनों के मामले में वह कमज़ोर था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों का अभाव था एवं गाड़ियां, पहिए तथा नाव के निर्माण के लिए आवश्यक उत्तम किस्म की लकड़ी का भी अभाव था। अधिकांशतः इराकी खजूर व पोपलार की लकड़ियां यहाँ पाई जाती थी। कौन सी लकड़ियाँ? इराकी खजूर और पोपलार की। औजार, पात्र और गहने बनाने के लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं थी। इन सभी वस्तुओं का आयात संभवतः पड़ोसी देशों से किया जाता था। मेसोपोटामिया के लोग तुर्की और ईरान यानी खाड़ी पार के देशों से लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों का आयात तथा कपड़े एवं कृषि संबंधित उत्पादों का उन्हें निर्यात करते थे। इस कार्य के लिए सामाजिक संगठनों की शुरुआत हुई। ये संगठन दक्षिणी मेसोपोटामियाई लोगों की देन थी। कांसे, तांबे और रांगे का मिश्रण मुख्य प्रमुख धातुएं आयात की जाती थीं। इससे मेसोपोटामिया में आजीविका के साधन निर्मित हुए। इनका धातुओं का प्रयोग बढ़ई के काम करने, मनकों में छेद करने, मन के मतलब होते थे जो सिक्के या बर्तन होते थे, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने तथा सीपियां काटने के लिए औजारों के निर्माण में होता था। अधिकांश मेसोपोटामियाई हथियार जैसे कि भाले की नोक इत्यादि कांसे से निर्मित होते थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण देखते हैं। मंदिर और राजा। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भागों में 5000 ईसा पूर्व के आसपास बस्तियों का विकास होने लगा। कुछ समय पश्चात इन बस्तियों ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर 3 रूपों में विकसित हुए। कौन कौन से? मंदिर के चारों ओर विकसित, व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित और शाही शहर के रूप में विकसित। तो ये 3 रूप में विकसित हुए शहर। सबसे पहले देख लेते हैं मंदिर के विकास के बारे में। तो मेसोपोटामिया में अन्य स्थानों से आकर बसने वाले लोगों ने गांव के कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। यहाँ पहले देवालय कच्ची ईंटों के होते थे जिनमें विभिन्न देवी देवताओं के निवास स्थल विद्यमान थे। साथ ही इनमें चंद्र देवता अर्थात उर, प्रेम एवं युद्ध की देवी इनन्ना आदि की पूजा होती थी। तो कौन कौन से प्रमुख देवता थे? चंद्र देवता यानी उर और प्रेम एवं युद्ध की देवी इनन्ना की पूजा होती थी। इन मंदिरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे जो साधारण घरों के समान प्रतीत होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही माना जाता था। साधारण घरों की अपेक्षा मंदिर की दीवारें कुछ विशेष अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थीं। मंदिरों में देवी देवताओं को अन्न, दही, यहाँ तक कि मछली चढ़ाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। इन आराध्य देवताओं को सैद्धांतिक स्तर पर खेतों, मत्स्य क्षेत्र एवं पशुपालन का स्वामी माना जाता था तथा यहाँ पर आवश्यकता होने पर तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनने जैसे कार्य भी किए जाते थे। धीरे धीरे मंदिरों ने नए स्तर के व्यापारियों की सहायता से शहरी संस्था का रूप ले लिया था। मेसोपोटामियाई सभ्यता में बड़े बड़े मंदिर जो कि सीढ़ीदार पिरामिड के आकार के होते थे तथा जिनकी ऊंची सीढ़ियों से मंदिर तक पहुंचा जा सकता था और वे जिगुरत कहलाते थे।
तो मंदिर को क्या कहा जाता था ना, जो ऊंची सीढ़ियों मंदिर तक पहुंचता था वे जिगुरत कहलाते थे। मंदिरों के विकास में मुखिया की भूमिका क्या होती थी कि मेसोपोटामिया के विभिन्न क्षेत्रों में जब लंबे समय तक लड़ाइयाँ चलती थीं तो मुखिया इसका नेतृत्व करते थे तथा जीतने के पश्चात वह लूट का माल अपने सैनिकों में बांटते थे तथा हारे हुए लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें बाद में ये अपना चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार मुखिया का प्रभाव क्षेत्र में बढ़ने लगा था। कुछ समय पश्चात इन मुखियाओं ने समुदाय के कल्याण पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, जिससे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवी देवताओं को अर्पित करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे मंदिरों की भव्यता बढ़ने लगी थी। इस प्रकार एन मरकर की कविताओं के अनुसार मुखियाओं की स्थिति सुदृढ़ होने के साथ साथ समुदाय पर भी उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। आवश्यकता पड़ने पर मुखियाओं ने सेना बनाने तथा अपनी सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को अपने पास रहने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी अब मुखिया का जो स्तर था वो उड़ चुका था। फिर देख लेते हैं मेसोपोटामिया में शहरी जीवन कैसा था कि नगरों में उच्च या सम्भ्रांत वर्ग का उदय हो चुका था। उर के राजाओं एवं रानियों की कब्रों से मिले बहुमूल्य रत्न जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, लाजवर्द, जले हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने की सजावटी खंजर आदि इस बात के प्रमाण हैं। मेसोपोटामिया के उर, मारी व उरूक नगरों के जीवन का वर्णन निम्न है। सबसे पहले देख लेते हैं उर नगर के बारे में। तो उर नगर में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। मेसोपोटामिया का यह एक ऐसा शहर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियों के कारण पहिए वाली गाड़ियाँ वहाँ के मकानों तक नहीं पहुँच पाती थीं। अनाजों एवं ईंधन को घर तक ले जाने के लिए गधों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ यह अपने उन्नत नगर विन्यास, अन्नागार और बृहत स्नानागार के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। तो अगर आ जाए मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने की थी। समकालीन मोहनजोदड़ो के समान सड़कों के किनारे जल निकासी के लिए नालियों का अभाव था तथा छतों का ढलान भीतर की ओर था। वर्षा का पानी नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बने हुए हौज में ले जाया जाता था। दहलीजों को ऊंचा उठाकर बनाया जाता जिससे वर्षा के बाद कीचड़ बहकर अंदर न आ जाए। परिवार में गोपनीयता बनाए रखने के लिए रोशनी खिड़की के अतिरिक्त दरवाजे से होकर आंगन में आती थी। इसके अतिरिक्त उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी अनेक बातें पट्टिकाओं पर अंकित मिली हैं। उर में नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान के अंतर्गत शासकों व जनसाधारण की समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, परंतु कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए प्राप्त हुए हैं। फिर मारी नगर देख लेते हैं। क्या था मारी नगर में? मारी फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर स्थित मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। 2000 ईसा पूर्व के पश्चात इसका विकास शाही राजधानी के रूप में हुआ। इस नगर में किसान तथा पशुचारक दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने का कार्य करते थे। पशुचारक समाज के लोग पशुओं तथा उनके मांस के बदले अनाज, धातु और के औजार प्राप्त करते थे। मारी नगर की संपन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक व्यापार एवं फरात नदी की दशा अनुकूल होना था। फरात नदी की सहायता से लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा तथा अन्य सामान गाड़ी से होकर तुर्की, सीरिया एवं लेबनान तक पहुंचाया जाता था। जौ लाने के लिए एक विशेष प्रकार की नौका का प्रयोग किया जाता था। घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी एवं शराब तथा तेल के डिब्बे ले जाने वाले जहाज मारी में रुकते थे तथा वहां से दक्षिणी नगरों की ओर प्रस्थान करते थे। विदेश व्यापार के लिए मारी के अधिकारी अन्य देश भी जाते थे। वे कार्गों पर लादे गए सामान की जांच करते थे और नौका पर लदे माल के मूल्य का लगभग 10% प्रभाव वसूल करके ही इसे आगे बढ़ने की अनुमति देते थे। मारी में तांबा और टिन
साइप्रस के द्वीप अलाशिया से उन्नत था, जो उस समय तांबे और टीन के लिए प्रसिद्ध था। कांसा औजार एवं हथियार बनाने की धातु थी। कांसा औजार एवं हथियार बनाने की प्रमुख धातु थी। राजा एवं पदाधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों में पदाधिकारी संदेहास्पद गतिविधियों के विषय में राजा को बताते थे। फिर देख लेते हैं उरूक नगर के बारे में। प्राचीन नगर उरूक 3000 ईसा पूर्व के आसपास किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से स्पष्ट है कि उरूक नगर का विस्तार 250 हेक्टेयर भूमि में हुआ था। उरूक नगर की रक्षा के लिए चारों ओर एक सुदृढ़ दीवार बनी हुई थी। यह नगर लगभग 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच तक अपने पुराने अस्तित्व में बना रहा और इसी बीच 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर तक विस्तृत हो गया। स्थानीय लोगों और युद्ध बंदियों को कृषि कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन उन्हें राजाओं और मंदिरों के कार्य अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। काम के बदले उन्हें अनाज दिया जाता था। इसका प्रमाण कुछ राशन सूचियां हैं जो वहां से प्राप्त हुई हैं। 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरूक नगर में तकनीक का अत्यधिक विकास हुआ। बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था। अनेक लोग मिट्टी के शंकु बनाने का कार्य करते थे। इन शंकुओं का प्रयोग मंदिरों की दीवारों में होता था। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई व इससे सरलता से उपलब्ध चिकनी मिट्टी के स्थान पर आयातित पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युगांतकारी घटना उस समय घटी जब कुम्हार के चाक का निर्माण हुआ। इससे बड़े स्तर पर बर्तनों को आसानी से बनाने में सफलता मिली। तो यहाँ पर इनका कुछ विकास हुआ। फिर देख लेते हैं कि मोहर एवं शहरी शिल्प कृत के बारे में कि भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थीं जिन पर चिन्ह अंकित किए गए थे। मेसोपोटामिया में पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें बीच में से आर पार छिदी होती थीं। इस छेद में एक तीली लगाकर मोहरें गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थीं और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनाया जाता था। पर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए मोहर लगाकर सुरक्षित किया जाता था। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया निवासियों के जीवन में शहरों का अधिक महत्व था। यहाँ अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते थे। युद्ध में किसी शहर का विनाश हो जाने पर इन्हें काव्यों द्वारा याद रखा जाता था। इसका प्रमाण गिलगेमिश महाकाव्य के अंत में मिलता है। कौन सा महाकाव्य है? गिलगेमिश। इस महाकाव्य की रचना 2700 से 2500 ईसा पूर्व में की गई थी। यह महाकाव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। गिलगेमिश एन मरकर के कुछ समय बाद उरूक नगर राज्य का शासक बना। अब देख लेते हैं मेसोपोटामिया की सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। तो मेसोपोटामिया का परिवार कैसा होता था? एकल परिवार होता था, परंतु एक शादीशुदा बेटा उसका परिवार हमेशा अपने माता पिता के साथ ही रहता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। विवाह करने की इच्छा व्यक्त करने पर कन्या के परिवार की ओर से घोषणा की जाती थी। मेसोपोटामिया की संस्कृति बहुसंस्कृतवादी थी। यहाँ के उपजाऊ क्षेत्र में यायावर यानी घुमंतू समूह जो के लोग थे, अनेक रूपों में पश्चिमी मरुस्थल से आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। ये घुमंतू समूह अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय से संबंधित थे, जिनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से अलग थी। ये मेसोपोटामिया के देवी देवताओं के स्थान पर स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन को पूजने लगे और मारी नगर में भी इनके मंदिर का निर्माण कराया गया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। यही कारण है कि मिश्रित समाज का विकास हुआ। तो यह किस तरह का समाज था? मिश्रित समाज। अब देख लेते हैं यहाँ के वारकाशीप के बारे में। क्या था कि
यह मेसोपोटामियाई कला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मूल रूप से एक स्त्री का सिर है जिसे 300 ईसा पूर्व में उरूक नगर में संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि इसकी आँखों और भौहों में क्रमशः नीले, लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई है। सिर के ऊपर एक खांचा बना है जो गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है जो मुख, ढोड़ी व गालों की सुंदर सुकोमल बनावट के कारण प्रशंसनीय है। इसे अधिक दूरी से मंगाए गए कठोर पत्थर में तराशा गया है। अब देख लेते हैं यहाँ के लेखन कला के बारे में कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ। सभी समाजों के लिए भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। हम इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। लेखन कला तथा मौखिक भावाभिव्यक्ति में अंतर नहीं है। जब हम लेखन या लिपि की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों अथवा चिन्हों के रूप में प्रकट होती हैं। मेसोपोटामिया के लेखन कला के साक्ष्य कहाँ से मिले कि मेसोपोटामिया में लगभग 3200 ईसा पूर्व में ऐसी पट्टिकाएँ प्राप्त हुई हैं जिन पर बैलों, मछलियों तथा कुछ संख्याओं आदि की लगभग 5000 सूचियाँ थीं। इन पर चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं भी अंकित थीं। ये चित्र एवं सूचियाँ दक्षिणी शहर के उरूक के मंदिर में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली वस्तुओं की मानी जाती थी। स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि व्यापार के लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने के लिए लेखन कला की शुरुआत हुई थी। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। इस पट्टिका को बनाने के लिए पहले चिकनी मिट्टी को गूंथकर एक पट्टी का आकार दिया जाता था। फिर उसकी सतह को चिकना कर सरकंडे को तीली की तीखी नोक बनाकर कीलाकार चिन्ह में लिखा जाता था। फिर इन्हें धूप में सुखा दिया जाता था। कीलाकार चिन्ह लातिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी तथा पोरमा जिसका अर्थ आकार से मिलकर बना है। इस पट्टिका पर पुनः नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए प्रत्येक लेन देन के लिए एक अलग पट्टिका की आवश्यकता होती थी। यही कारण है कि मेसोपोटामिया की खुदाई में बड़ी संख्या में पट्टिकाएँ प्राप्त हुई हैं। लेखन प्रणाली, यहाँ की लेखन प्रणाली किस तरह की होती, जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं था। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, स्मॉल एम या, इस भाषा में स्वर या व्यंजन के स्थान पर अक्षर होते थे। जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन, इस तरह के अंग्रेजी के शब्दों जैसे इनके होते थे। जैसे यह चित्र देखिए तो जो कीलाकार अक्षर होते थे इनमें देखिए से, कुर, आई, माँ, इस तरह की ये लेखन प्रणाली कीलाकार चिन्ह होते थे। इससे स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उन्हें पट्टी के सूखने के पहले ही लिखना पड़ता था। यही कारण है कि लेखन कला के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी तथा इसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था। वर्ण तथा भाषा के रूप में लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास क्रमशः कीलाकार वर्ण तथा सुमेरियन भाषा का प्रयोग होने लगा। सुमेरियन मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी, लेकिन 2400 ईसा पूर्व के पश्चात अक्कदी भाषा ने इसका स्थान ले लिया। अक्कदी का विकास सिकंदर के समय में 336 से 332 ईसा पूर्व अधिक हुआ था। 1400 ईसा पूर्व से अरामाइक भाषा भी प्रकाश में आई जो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, जिसका 1000 ईसा पूर्व के पश्चात व्यापक रूप से बोलचाल में प्रयोग किया जाने लगा। यह भाषा इराक के कुछ भागों में आज भी प्रयुक्त की जाती है। अक्कदी भाषा में कीलाक्षर लेखन की परंपरा 2000 से भी अधिक वर्षों तक चलती रही। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं में उरूक को एक सुंदर शहर कहा गया तथा इसे केवल शहर कहकर ही संबोधित किया गया है। फिर लेखन कला की देन के बारे में देख लेते हैं कि लेखन कला ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। लेखन कला की देन को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। मेसोपोटामिया अपनी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा के कारण दुनिया में प्रसिद्ध है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं।
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष का 12 महीनों में, महीने का 4 सप्ताहों में, एक दिन का 24 घंटे में और घंटे का 60 मिनट में विभाजन लेखन कला की एक महत्वपूर्ण देन है। इस समय के विभाजन को पहले सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया, बाद में यह रोम और इस्लामी दुनिया को प्राप्त हुआ। लेखन कला ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन रात पर पड़ने वाले प्रभाव से परिचित कराया। मेसोपोटामिया की साक्षरता दर के बारे में अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की साक्षरता दर बहुत ही कम थी, जिसका प्रमुख कारण प्रतीकों या चिन्हों का कठिन एवं अधिक संख्या में होना था। तत्कालीन लेखन प्रणाली बोलने के तरीकों को स्पष्ट करती थी। लेखन लगभग चित्र के समान होता था। उस समय साक्षर होना इतना प्रशंसनीय था कि राजा स्वयं प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में इस बात को उल्लेखित करवाना चाहता था कि वह स्वयं पढ़ सकता है। तो ये रही बात इतने विकास के बारे में कि किस तरह से मेसोपोटामिया में लेखन कला एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। तो ये रही है आज के बुक रीडिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे किसी भी वीडियो के अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल सके। और इसका अध्याय 1 हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ये दिया रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 11 हिस्ट्री सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।